एम एन श्रीनिवास कहते हैं वर्ल्ड में जो बड़े बड़े एम्पायर्स या फिर आर्मी है ना, वो उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है जितना कि उन एम्पायर्स और आर्मी के पीछे जो आइडियाज़ हैं, मतलब आइडियाज़ को ज़्यादा पावरफुल बताते हैं एम एन श्रीनिवास। हम एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। देखो जैसे ब्रिटिशर्स ने ना वाइट मैन बर्डन का कंसेप्ट दिया। वो बोला करते थे कि तुम लोग तो गवार हो, हम गोरे लोगों का काम है तुम्हें सभ्य बनाना, और ये काम हमें भगवान ने दिया है कि भाई तुम तो सिविलाइज्ड हो चुके हो, और ये जो गवार लोग हैं वर्ल्ड के ईस्टर्न पार्ट में, इनको सिविलाइज बनाया जाए। तो ये इसे वो बोला करते थे वाइट मैन बर्डन, मतलब हमारी ड्यूटी है और इसीलिए हम तुम्हारे ऊपर राज कर रहे हैं। लेकिन गांधी जी जब सिनेरियो में आए ना, तो उन्होंने ये बोला कि देखो भारत तो हमेशा से ही महान सिविलाइजेशन रही है, गुप्तास का जो एज था वो गोल्डन पीरियड था। तो ऐसा करके ना गांधी जी ने लोगों में एक विश्वास दिलाया कि हम ना किसी भी मायने में इंफीरियर नहीं है, हम इंफीरियर नहीं है, हमारी सिविलाइजेशन हमेशा से महान है, और बल्कि अंग्रेजों ने तो हमारा नुकसान किया है। तो ये जो आइडिया था ना लोगों को बहुत सही लगा, और इस वजह से धीरे धीरे नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा इनकलकेट होता गया। उसमें देखो जाहिर तौर पे सभी जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनका रोल था, लेकिन हम आइडिया की बात कर रहे हैं कि जो आइडिया लोगों को समझ में आ गया ना कि ब्रिटिशर्स किस प्रकार से हमें लूट रहे हैं, फिर ब्रिटिशर्स का यहां पे सरवाइव करना डिफिकल्ट हो गया। अदरवाइज वो देखो पहले सिर्फ 2 लाख अंग्रेज भारत में आए थे और उन्होंने पूरे भारत को गुलाम बना लिया। क्यों? आइडियाज की सहायता से उन्होंने कन्विंस करवा लिया, खास करके मिडिल क्लास को, कि हमारा रूल आपके लिए अच्छा है, हम आपको एजुकेट कर रहे हैं, हम यहां पे चीजों को ठीक कर रहे हैं। समझ गए? इसका कोई और एग्जाम्पल आप देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में दीजिए। डेट आज की 1 अप्रैल है 2024। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंडिया ने एड्स के खिलाफ लड़ाई कैसे जीती। अभी पूरी तरह से अभी भी नहीं जीती गई है, लेकिन पूरी स्टोरी समझेंगे कैसे इंडिया ने केसेस कम किए जो एक समय में भयंकर बीमारी मानी जाती थी, अब इतने कम केसेस कैसे हो गए। दूसरा आर्टिकल कहता है सरकार को ना वर्कर्स पे फोकस करना चाहिए ना कि टेक्नोलॉजी पे। मनरेगा स्कीम से संबंधित यह आर्टिकल है। तीसरा आर्टिकल कच्चा तीवू आइलैंड से संबंधित। कांग्रेस और बीजेपी फिर से लड़ रही हैं कच्चा तीवू आइलैंड को लेके। लोकसभा के इलेक्शंस होने वाले हैं, कच्चा तीवू आइलैंड फिर से सुर्खियों में है। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस ने कच्चा तीवू आइलैंड दे दिया श्रीलंका को, और कांग्रेस आरोप लगा रही है बीजेपी पे। तो ये पूरा इशू कच्चा तीवू आइलैंड से संबंधित हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल इंडिया की HIV एड्स के अगेंस्ट लड़ाई से संबंधित है। आप ना सिलेबस में GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो कंटेक्स्ट मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले पूरी कहानी जानिए। इंडिया ने कैसे बहुत बढ़िया ढंग से लड़ाई लड़ी HIV एड्स के अगेंस्ट और इसके सक्सेसफुल रिजल्ट्स सामने आए। आप पूरी स्टोरी जानिए। जब 1980s में HIV एड्स एपिडेमिक पहली बार सामने आई ना, तो देखो ये एक बहुत ज़्यादा डरावना और मिस्टीरियस डिजीज माना गया था। एड्स के साथ में उस समय ना बहुत ज़्यादा डर, स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन अटैच था। उस वक्त इलाज था नहीं, HIV का होना मतलब मौत के बराबर माना जाता था। यह सिचुएशन थी 1980s में। उसके बाद ना एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी की स्टार्ट हुई, ART। इस आर्टिकल में जहां पे भी ये टर्म आए ना ART, इसका मतलब है एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। ये देखो एक ऐसी ट्रीटमेंट है जो HIV इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती है। इसमें होता ये है मल्टीपल ड्रग्स का कॉम्बिनेशन होता है, जो कि देखो वायरस के रिप्लिकेशन को रोकती है, यानी वायरस को डबल होने से फिर उसका डबल होने से रोकती है और हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को डैमेज होने से बचाती है। क्या? एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। और इसका भी एक हायर वर्जन है और ज्यादा इफेक्टिव वर्जन है ART का ही, कॉकटेल थेरेपी या फिर HAART, HAART। इसमें देखो 3 या फिर 3 से ज्यादा एंटी रिट्रोवायरल मेडिसिन को मिक्स किया जाता है ताकि ट्रीटमेंट को और ज्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके।
तो ये मैंने आपको बिल्कुल बेसिक बता दिया ताकि ये वर्ड बार बार आए तो आप कंफ्यूज मत हो। एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी मतलब एक ऐसी ट्रीटमेंट जिसमें मल्टीपल ड्रग्स के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल होता है एचआईवी इन्फेक्शन को रोकने के लिए, और उसका भी एक हायर वर्जन मान लीजिए कॉकटेल थेरेपी हार्ट, जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा एंटी रिट्रोवायरल मेडिसिन को मिक्स किया जाता है ताकि ट्रीटमेंट को और ज़्यादा यूजफुल बनाया जा सके, इफेक्टिव बनाया जा सके। तो बीच बीच में बेसिक्स मैं आपके क्लियर करता रहूंगा जहां पे भी जरूरत पड़ेगी। कहानी को कंटिन्यू करते हैं। तो दुनिया की देखो पहली एंटी रिट्रोवायरल ड्रग AZT ये अप्रूव की गई थी यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा मार्च 1987 में। इसके बाद 1 साल बाद 3 और ड्रग्स अप्रूव की गई। बाद में तो देखो एक नई क्लास की एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स मार्केट में आ गई जिसका नाम था प्रोटीज इनहिबिटर्स। प्रोटीज देखो वो एंजाइम होता है जिसकी सहायता से जो एड्स वाला वायरस है ना HIV, वो अपने आप को रेप्लिकेट करता है, यानी डबल करता है, फिर उसका डबल करता है, यानी संख्या इंक्रीज करता है प्रोटीज एंजाइम की सहायता से। तो इस नई क्लास ऑफ एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स में ना इस एंजाइम को नुकसान पहुंचाया जाता था ताकि वायरस अपनी संख्या इंक्रीज ना कर सके। ये है प्रोटीज इनहिबिटर्स। तो ये देखो ड्रग्स सामने तो आई लेट 1980s में और लेट 90s में भी, बट ना ये ड्रग्स शुरू में बहुत ज़्यादा महंगी थी। अब इंडिया जैसे देशों में इन ड्रग्स को अफोर्ड कर पाना बहुत ज़्यादा नामुमकिन था, मतलब बहुत ज़्यादा अमीर लोग ही अफोर्ड कर पाते थे। जैसे देखो एग्जाम्पल आपको दूं मैं, कॉकटेल थेरेपी की हमने बात की ना शुरुआत में, जिसमें 3 या 3 से अधिक एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स को मिक्स किया जाता है। अब ना कॉकटेल थेरेपी की कीमत कितनी, $10,000 से ज्यादा, $10,000, और ये उस समय में। तो देखो गरीब लोग कैसे इलाज करवाएंगे। जैसे आज के समय में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना, जिनको 2030 से पहले अचीव किया जाना है, तो उस समय ना 2000 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आए थे जिनको 2015 से पहले अचीव किया जाना था। तो उन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में एड्स पे काफी फोकस किया गया। 2002 में तो एक फंड इस्टेब्लिश किया गया था, ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स, ट्यूबरक्लोसिस एंड मलेरिया, ताकि देखो HIV प्रिवेंशन, HIV ट्रीटमेंट, HIV केयर और दूसरी सपोर्ट सर्विसेज जो हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोवाइड की जा सके। समझ गए। 2003 में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ना एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था 3x5। इस इनिशिएटिव का मकसद क्या था? इस 3x5 इनिशिएटिव का मकसद देखो ये था, डेवलपिंग कंट्रीज में ना 3 मिलियन लोगों को 2005 तक ART सर्विसेज प्रोवाइड करना। 3x5 3 मिलियन लोगों को 2005 आते आते ART सर्विसेज प्रोवाइड करना। इंडिया जहां दुनिया का देखो तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा HIV केसेस वाला देश था, 2004 में एस्टिमेटेड 51 लाख लोग इंडिया में HIV के साथ जी रहे थे, HIV से पीड़ित थे, जो 2004 में इंडिया की पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट 0.4% था। समझ गए, ये हालात थे इंडिया में 2004 में, और 51 लाख लोगों में से ट्रीटमेंट मिल रहा था सिर्फ 7,000 लोगों को। सिर्फ 7,000 आउट ऑफ 51 लैक्स ART ट्रीटमेंट ले रहे थे। तो देखो इसी कंटेक्स्ट में ना भारत सरकार फिर जागी। 1 अप्रैल 2004 को ना भारत सरकार ने एक बहुत बोल्ड स्टेप लिया। भारत सरकार ने बोल दिया कि जो भी एड्स के साथ जी रहे हैं ना, उनको हम फ्री ART प्रोवाइड करेंगे, यानी फ्री एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी हम प्रोवाइड करेंगे जो भी एड्स के साथ जी रहे हैं उनको। नवंबर 2006 में अब फ्री ART बच्चों के लिए भी एक्सटेंड कर दी गई। और पहले ना ART सेंटर बहुत कम हुआ करते थे देश में, मतलब 2004 में सिर्फ 10 ART सेंटर हमारे देश में हुआ करते थे। दूर दराज के इलाकों में कई बार लोगों को जाना पड़ता था ART की ट्रीटमेंट लेने के लिए। लेकिन आज के समय में ना पूरे देश में 700 तो देखो सीधे सीधे ART सेंटर्स हैं, इसके अलावा 1264 लिंक ART सेंटर्स भी हैं, और लगभग 18 लाख लोग इन सेंटर्स से अपनी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। देखो ये जो एंटी रिट्रोवायरल ट्रीटमेंट है ना, इसका गोल सिर्फ जिंदगियां बचाना नहीं है, बल्कि पेशेंट का
वायरल लोड भी एआरटी ट्रीटमेंट से बहुत कम हो जाता है। आप बोलोगे सर ये वायरल लोड क्या होता है? वायरल लोड मतलब खून में एचआईवी जो वायरस है उसकी मात्रा कितनी है। जितना ज़्यादा वायरस की मात्रा होगी, अब देखो वो पर्सन उतना ही ज़्यादा बीमार होगा और उससे दूसरे पर्सन्स में वायरस के इन्फेक्शन का खतरा उतना ही ज़्यादा होगा। अब एआरटी ट्रीटमेंट से खून में वायरस की मात्रा कम हो गई तो फिर देखो वायरल लोड कम होने की वजह से एचआईवी वायरस का ट्रांसमिशन भी तो कम होगा ना। तो एआरटी ट्रीटमेंट ट्रांसमिशन के रिस्क को भी कम करता है। समझ गए? अब देखो अगर लेटेस्ट डेटा की बात करें 2023 के अंत तक एस्टिमेटेड 24 लाख भारतीय एचआईवी के साथ जी रहे थे, जबकि 2004 में याद कीजिए आंकड़ा कितना था, 51 लैक्स 2004 के अंत में, और 2023 के अंत में आते आते 24 लाख। 2023 के अंत में 82% लोग ऐसे जिनको अपने एचआईवी स्टेटस का पता था कि हाँ हमें एचआईवी इन्फेक्टेड हैं हम। 72% एआरटी पर थे और 68% वायरली स्प्रेस थे, मतलब वायरल लोड स्प्रेस हो चुका था ताकि दूसरे लोगों में ट्रांसमिशन ना हो वायरस का। अब देखो इस डेटा से ये लगता है कि गैप्स तो अभी भी हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ट्रीटमेंट पर हैं और सफलतापूर्वक अपने वायरस को कंट्रोल में रख रहे हैं ताकि ट्रांसमिशन कम से कम हो। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो फ्री एआरटी अकेला फैक्टर नहीं है, इसके अलावा भी इंडिया में बहुत कुछ हुआ है जिसकी वजह से एड्स के केसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं। और इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स की बात करें, जैसे देखो एक टर्म है पीपीटीसीटी, ये नीचे देखिए पीपीटीसीटी। इसका मतलब ये है प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, मतलब जो एचआईवी इन्फेक्टेड प्रेग्नेंट वुमेन है ना, उनसे बच्चों में एचआईवी का ट्रांसमिशन ना हो उसको रोकने के लिए ये इनिशिएटिव है। और इनिशिएटिव्स की बात करें, फ्री एचआईवी टेस्टिंग पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया। इसके अलावा देखो दूसरे डिजीज के कारण कई लोगों की ना इम्यूनिटी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। जैसे कोई पर्सन टीबी से पीड़ित है और उसको एड्स भी हो गया, तो ये लोग तो ज़्यादा वल्नरेबल हो गए ना, इम्यूनिटी पहले से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थी, तो ऐसे लोगों पे काफ़ी फोकस किया गया। इसके अलावा जो हाई रिस्क ग्रुप्स हैं, जैसे देखो सेक्स वर्कर्स हैं, या फिर वो मैन जो दूसरे मैन के साथ सेक्स करते हैं, या फिर ट्रांसजेंडर्स हैं, या फिर वो जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, इन पर काफ़ी फोकस किया गया क्योंकि ये हाई रिस्क वाले लोग हैं। और देखो एक और चीज़, समय के हिसाब से ना जैसे जैसे साइंस इवोल्व हुई तो एआरटी भी इवोल्व होता गया। शुरुआत में 2004 में मैं आपको बताऊं, ये एआरटी ट्रीटमेंट ना सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता था जिनमें CD4 काउंट 200 से कम था। आप बोलोगे सर सबसे पहले तो ये बताइए ये CD4 काउंट क्या होता है। बिल्कुल बेसिक्स तो मैं आपके क्लियर करूंगा ही। देखो CD4 सेल्स ना एक प्रकार के ना वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम का ना इंपॉर्टेंट पार्ट है। एचआईवी इन सेल्स पर स्पेसिफिकली अटैक करता है। जो एचआईवी वायरस है ना जिसकी वजह से एड्स होता है, वो वायरस इन्हीं CD4 सेल्स पे अटैक करता है। इसलिए CD4 काउंट यानी खून में CD4 सेल्स की संख्या कितनी है, इसको मेजर करके यह पता लगाया जाता है कि एचआईवी से किसी का इम्यून सिस्टम कितना डैमेज हो गया है। कम CD4 काउंट मतलब ज्यादा कमजोर इम्यूनिटी। समझ गए? मतलब कम CD4 काउंट मतलब एचआईवी वायरस ने ना ज्यादा CD4 सेल्स को नुकसान पहुंचा दिया है और ये इम्यून सिस्टम में मदद करते हैं। इनकी संख्या कम हो जाना मतलब इम्यूनिटी का कमजोर हो जाना। तो शुरुआत में तो वो पेशेंट्स जिनमें CD4 काउंट 200 से कम था, मतलब जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी, सिर्फ उनको एआरटी ट्रीटमेंट दिया जाता था। बाद में वो पेशेंट्स जिनमें CD4 काउंट 350 से कम है उनको मिलने लगा 2011 में। 2016 में तो वो पेशेंट्स जिनमें CD4 काउंट 500 से कम है उनको मिलने लगा ट्रीटमेंट एआरटी वाला। लेकिन धीरे धीरे साइंस इवोल्व हुई। 2017 आते आते तो भैया कितना भी CD4 काउंट हो, मतलब इम्यूनिटी कैसी भी हो, सबको दो एआरटी ट्रीटमेंट, ऐसा हिसाब किताब हो गया।
अब समय के हिसाब से देखो ज़्यादा इफेक्टिव एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स भी मार्केट में आने लगी। एक ड्रग का नाम है डोलूटेग्रेविर। एक सेकेंड रुकिए, स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे है, ये देखो डोलूटेग्रेविर। ये ड्रग मार्केट में आई, ये ज़्यादा इफेक्टिव है, इसके एडवर्स इफेक्ट्स यानी साइड इफेक्ट्स भी बहुत कम है। 2020 में ये मार्केट में आई थी। सरकार और ज़्यादा एग्रेसिव हो गई समय के अनुसार। जैसे 2021 में इंडिया ने रैपिड ART इनिशिएशन की पॉलिसी अपनाई। मतलब जैसे ही पता लगता है ना कि हम HIV है इस पर्सन को, 7 दिनों के अंदर अंदर ART स्टार्ट किया जाए। और कई केसेस में तो उसी दिन से ART स्टार्ट कर दिया गया। आज ही पता लगा कि HIV है, एड्स है, और उसी दिन ART ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गई। समझ गए? चैलेंजेस की बात करें उससे पहले 2-3 पॉइंट और। प्रोग्राम को देखो और ज़्यादा पेशेंट सेंट्रिक बनाया गया। जैसे अब जो पेशेंट्स सेंटर में आके अपने एड्स का इलाज करवा रहे थे, उनको 2-3 महीने की मेडिसिन एक साथ दे दी जाती ताकि उनकी ट्रैवल कॉस्ट कम से कम आए। मेडिकल रिकॉर्ड्स अब डिजिटाइज होने लग गए ताकि जिनको एड्स है वो किसी भी ART सेंटर से जाके अपना इलाज करवा सकें, उन्हें पर्टिकुलर सेंटर पे आने की जरूरत ना हो। कम्युनिटी एंगेजमेंट का भी सहारा लिया गया। HIV के साथ जीने वाले लोगों के नेटवर्क, जैसे इंडियन नेटवर्क फॉर पीपल लिविंग विद HIV इस्टेब्लिश हुआ ताकि HIV पीड़ित लोग आपस में कनेक्ट रहें और किसी प्रकार का कोई मिथ ना फैले। समझ गए? अब चैलेंजेस की बात करते हैं। देखो इतनी जबरदस्त प्रोग्रेस के बावजूद इंडिया की HIV के खिलाफ जो लड़ाई है अभी खत्म नहीं हुई है। सरकार ने 2025 के लिए काफ़ी एम्बिशियस नए टारगेट्स सेट किए हैं। जैसे 2025 आते आते एनुअल न्यू HIV इन्फेक्शंस को 80% तक कम करना है, और हर साल जो एड्स की वजह से डेथ होती हैं उनको भी 80% घटाना है। इसको अचीव करने के लिए ना नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फेज 5 टारगेट रखा है। इस फेज 5 वाले प्रोग्राम ने 2025 आते आते 95% लोगों को पता होना चाहिए कि उनका HIV स्टेटस क्या है, और 95% लोग जिनका इलाज चल रहा है ना HIV से, उनको ART ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। और 95% लोग जो ART ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो अपना वायरल स्प्रेस कर दें 2025 से पहले। तो ये 3 टारगेट्स हैं। वायरल स्प्रेस करना मतलब उनसे वायरस इन्फेक्ट ना हो दूसरे लोगों में। कुछ चैलेंजेस की बात की जाती हैं। सबसे पहले हम ART फैसिलिटीज़ में डिलेड इनरोलमेंट, मतलब लेट इनरोल करते हैं पेशेंट्स ART फैसिलिटीज़ में। पता लग गया HIV स्टेटस, लेकिन बावजूद इनरोलमेंट लेट किया सेंटर में। नेक्स्ट, अब ART ट्रीटमेंट पेशेंट्स को मिलनी स्टार्ट होती है, वो जल्दी खुश हो जाते हैं कि हाँ असर होना स्टार्ट हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है, तो अपनी डोज मिस करने लगते हैं। नेक्स्ट, ART सेंटर्स पे ना ड्रग्स की सप्लाई और अवेलेबिलिटी प्रभावित नहीं होनी चाहिए, चाहे कैसा भी टेरेन हो, चाहे डेजर्ट हो, पहाड़ हो, ART सेंटर पे ड्रग्स की सप्लाई पूरी रहनी चाहिए। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर से एंगेज किया जाए ताकि पेरेंट्स से बच्चों में जो ट्रांसमिशन होता है ना प्रेग्नेंट मदर के थ्रू, ताकि उसे और बेहतर ढंग से प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट, स्टाफ की बढ़िया ढंग से कैपेसिटी बिल्डिंग और कंटिन्यूअस ट्रेनिंग होनी चाहिए। एड्स प्रिवेंशन के प्रोग्राम को दूसरे प्रोग्राम से इंटीग्रेट किया जाए, जैसे हेपेटाइटिस, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज या फिर मेंटल हेल्थ वाले जो प्रोग्राम है ना, उनसे इंटीग्रेट किया जाए। नेक्स्ट, जहाँ पे देखो HIV इन्फेक्टेड पेशेंट्स की डेथ बचाई जा सकती है ना, वहाँ पे स्पेशल फोकस किया जाए। जो डेथ हो जाती हैं उन पे भी इन्वेस्टिगेशन की जाए, क्या ये डेथ प्रिवेंट की जा सकती थी या फिर नहीं की जा सकती थी। अब इन सब चैलेंजेस को दूर करने के लिए चाहिए पॉलिटिकल विल, लगातार फंडिंग चाहिए बढ़िया से, कम्युनिटी से एंगेजमेंट चाहिए, पीपल सेंट्रिक अप्रोच चाहिए। जहाँ पे भी बढ़िया पॉलिसीज़ की कमी है वहाँ पे बढ़िया पॉलिसी लेके आओ और सर्विसेज को एक्सपेंड करो। बेसिक पॉइंट्स हैं जो आप लिख सकते हो। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, सरकार की प्रायोरिटी देखो वर्कर्स होने चाहिए ना कि टेक्नोलॉजी। अपने सिलेबस में GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। मनरेगा देखो दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिक वर्क प्रोग्राम है। इसका एम ये है हर साल गरीब रूरल हाउस होल्ड्स को कम से कम 100 दिन का गारंटीड काम देना।
ये प्रोग्राम 2006 में शुरू हुआ था और इंडिया के सोशल सेफ्टी नेट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर कुछ फैक्ट्स की हम बात करें, 2022-23 में ऑलमोस्ट 6.7 करोड़ हाउस होल्ड्स ने मनरेगा का फायदा उठाया और मनरेगा की कॉस्ट 2022-23 में कितनी रही? ऑलमोस्ट 86,000 करोड़। देखो, मनरेगा वर्कर्स को जो पेमेंट दी जाती है, पेमेंट्स में ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी लाने के लिए ना सरकार ने 2016-17 में ना ABPS इंट्रोड्यूस किया, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम। आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम में क्या होता है, जो वेजेस हैं सीधे वर्कर्स के आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट में जाते हैं। वर्कर्स काम करने के बाद बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करवाते हैं और सीधा जो पैसे हैं वर्कर्स के बैंक अकाउंट में जाते हैं जो आधार कार्ड से लिंक होते हैं। बट देखो, राइटर का ये कहना है, ये जो ABPS है ना, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम, इसका इंप्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा पुअर रहा है। ऐसा लगता है सरकार का फोकस ना ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे है ना कि वर्कर्स पे। राइटर ना एग्जाम्पल्स देते हैं कैसे ABPS का इंप्लीमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा पुअर रहा है। जैसे देखो, लाखों करोड़ों वर्कर्स का डेटाबेस जो है वो डिलीट कर दिया गया आधार कार्ड से लिंक ना होने की वजह से। कई बार तो लिंक था फिर भी सिस्टम में गड़बड़ी आ गई। कहने का मतलब है कि उनका नाम डिलीट कर दिया गया, जॉब कार्ड डिलीट कर दिया गया आधार रिलेटेड इश्यूज की वजह से। बहुत बार देखो, रूरल एरियाज में ना इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी की कमी देखने को मिलती है। बायोमेट्रिक डिवाइसेस जो हैं वो खराब आ जाते हैं या वर्कर्स बहुत मेहनत करते हैं तो फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो पाते, हाथों की उंगलियों पे कई बार निशान मिट जाते हैं। ये रियल इश्यूज हैं। इसके बाद नेक्स्ट, कोई ग्रेवेंस रेडरेसल मैकेनिज्म नहीं है। मान लीजिए महेश है, मनरेगा वर्कर है, उसने काम किया, अब वेजेस किसी कारण से उसे नहीं मिल पाए, उसको समझ ही नहीं आता महेश को कि कहाँ पे मैं जाऊँ, किससे शिकायत करूँ, भैया मैंने मेहनत की है, पैसा तो दे दो कम से कम। समझ गए? नेक्स्ट, अनरिकॉर्डेड वर्क और पेमेंट डिस्क्रिपेंसीज। अब ABPS ग्लिचेस की वजह से ना, इस पेमेंट सिस्टम में ग्लिचेस की वजह से, प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत बार वर्कर्स काम कर देते हैं लेकिन उनका काम रिकॉर्ड नहीं होता। कई बार आधार और जॉब कार्ड के नामों में ना थोड़ा माइनर डिफरेंस होता है। जैसे अब महेश का नाम है MAHES, माइनर सा डिफरेंस देखो, जैसे E की जगह A लिख दिया या I लिख दिया, कुछ भी, मतलब एक जो करेक्टर है वो ऊपर नीचे हो गया तो फिर वो पैसा नहीं आएगा और ग्रेवेंस रेडरेसल कोई है नहीं। बहुत सारे वर्कर्स को ना इवन आधार कार्ड को मनरेगा जॉब कार्ड से लिंक करवाने में भी दिक्कत आती है। बहुत चक्कर काटने के बाद भी कई बार जो मनरेगा कार्ड है ना वो आधार कार्ड से लिंक नहीं हो पाता, इसलिए उन्हें काम नहीं मिल पाता जिसका वादा सरकार ने किया है। राइटर देखो ये कहते हैं, इस पूरे स्कीम में ना, मनरेगा स्कीम में वर्कर्स को सेंटर में रखना जरूरी है। मनरेगा स्कीम का असली पर्पस ही इंक्लूजन है, मतलब वर्कर्स को इक्विटी प्रोवाइड करना, उनकी सोशो इकोनॉमिक सिक्योरिटी इंश्योर करना। इवन ग्लोबल लेवल पे इस स्कीम की तारीफ हुई है। स्टडीज ये बताती हैं कि मनरेगा स्कीम से काफ़ी फायदे हुए हैं। जैसे जो हाउस होल्ड्स मनरेगा स्कीम में पार्टिसिपेट करते हैं उनके मेंबर्स में न्यूट्रिशन में इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। वुमेन एम्पावरमेंट हुआ है क्योंकि इसमें इक्वल वेजेस मिलते हैं। लीन पीरियड, जिस पीरियड में लोगों को आसानी से काम नहीं मिल पाता उस पीरियड में इनकम सिक्योरिटी मिलती है। जो SC, ST और डिसेबल्ड वर्कर्स हैं उनको बहुत फ़ायदा हुआ है मनरेगा स्कीम से। तो राइटर कहते हैं देखो, टेक्नोलॉजी का काम होता है ऑब्जेक्टिव्स को सपोर्ट करना, ना कि ऑब्जेक्टिव्स को ओवरशैडो कर देना। लेकिन इस केस में ना सरकार की प्रायोरिटी टेक्नोलॉजी बन के रह गई है और जो लार्जर एम था वर्कर्स की वेलफेयर सुनिश्चित करना, वो वेलफेयर सरकार भूल गई है। मतलब टेक एक्सेस एक बैरियर बन गया है जिससे ना मनरेगा स्कीम का जो पर्पस है ना वो डिफीट हो गया है। समझ गए? तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। ABPS स्कीम की इंप्लीमेंटेशन में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। फिर राइटर बोल रहे हैं कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम जल्द ही होने वाले हैं। लेकिन देखो, ऐसा ना हो कि हम कुछ लोगों को भूल जाएं और अपनी इकोनॉमी जो है वो आगे बढ़ती जाए। हमें इंक्लूजन पे ध्यान देना ही है, इनकम इनक्वालिटीज़ पे ध्यान देना है। अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन पुअर रहा तो उनको बेचारों को 100 दिन का काम भी नहीं मिल पाएगा।
तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। कच्चातीवू आइलैंड से संबंधित है और आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इससे पहले कि हम कंटेक्स्ट की बात करें, आप लोकेशन देख लीजिए कच्चातीवू आइलैंड की। ऊपर हमारा देश है भारत और नीचे श्रीलंका है। पाक स्ट्रेट के पास ये आइलैंड है कच्चातीवू। तो शुरुआत करते हैं। कच्चातीवू आइलैंड बहुत छोटा आइलैंड है, सिर्फ 285 एकड़ का। लेंथ में है 1.6 किलोमीटर और चौड़ाई में है 300 मीटर। क्या इस पे लोग रहते हैं? नहीं, इस पे कोई नहीं रहता है, सिर्फ इस पे एक कैथोलिक चर्च है। रामेश्वरम से 33 किलोमीटर की दूरी पर है, यह रामेश्वरम है और इससे 33 किलोमीटर की दूरी पर है। जाफना, जो श्रीलंका के नॉर्दर्न टिप है जाफना, यहां से 62 किलोमीटर की दूरी पर है। श्रीलंका का एक और इनहैबिटेड आइलैंड है डेल्फ्ट और इस आइलैंड से दूरी है कच्चातीवू की 24 किलोमीटर, यानी बहुत ही नजदीक। यहां पर देखो, ये सिर्फ ये चर्च है जो तस्वीर आप देख रहे हो ना, सेंट एंथनी चर्च। इस चर्च में ना एक एनुअल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है। ईसाई धर्म के जो प्रीस्ट हैं इंडिया से भी और श्रीलंका से भी जाते हैं इस चर्च में एनुअली फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करने के लिए, और पिलग्रिम्स दोनों देशों से जाते हैं, श्रीलंका से भी और इंडिया से भी, इस क्रिश्चियनिटी से संबंधित फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए। एक चीज आप पूछोगे कि सर यहां पे कोई रहता क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, यहां पे ड्रिंकिंग वाटर का कोई सोर्स नहीं है, तो लगातार जब बाहरी क्षेत्र से संपर्क नहीं होगा तो फिर यहां पे रहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। नेक्स्ट चीज, ये आइलैंड देखो 14th सेंचुरी में यहां पे एक ज्वालामुखी फटा था, वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, उसके बाद ये जो आइलैंड है वो बना। रिलेटिवली न्यू है ये आइलैंड। मेडिवल पीरियड में इसे कंट्रोल किया जाता था श्रीलंका के जाफना साम्राज्य के द्वारा, जाफना किंगडम के द्वारा। लेकिन 17वीं सेंचुरी में इस आइलैंड का कंट्रोल आ गया राजा रामनद के पास में। राजा रामनद के पास में जो जमींदारी के अधिकार थे ना, उसमें ये आइलैंड भी शामिल था। समझ गए? बाद में देखो, जब ब्रिटिश रूल आया, यानी ब्रिटिशर्स का राज हमारे देश में आया, तो ये आइलैंड मद्रास प्रेसिडेंसी का पार्ट बन गया। लेकिन 1921 में, उस समय श्रीलंका और इंडिया दोनों ही ब्रिटिश कॉलोनीज थे, दोनों ब्रिटिशर्स के अधीन थे। दोनों ने इस आइलैंड के ऊपर क्लेम किया ताकि फिशिंग बाउंड्रीज को डिटरमाइन किया जा सके। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आइलैंड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस देश के पास में ये आइलैंड है ना, उस देश के फिशरमैन इस आइलैंड के आसपास के एरिया में मछली पकड़ सकते हैं। पहले ये आइलैंड इंडिया के पास था, तो इंडिया के मछुआरों को कोई रोकता नहीं था इस आइलैंड के आसपास मछली पकड़ने के लिए। लेकिन 1974 में जैसे ही ये आइलैंड इंडिया ने श्रीलंका को दिया, उसके बाद 1976 में एक और एग्रीमेंट हुआ कि इंडिया के जो मछुआरे हैं श्रीलंका के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में नहीं आ सकते मछली पकड़ने के लिए। तो इंडिया के मछुआरों का इस आइलैंड के नजदीक मछली पकड़ने से बैन लग गया। यह सबसे बड़ा इशू है। फिर से आप उसी टाइमलाइन पे आइए। 1921 में श्रीलंका इंडिया दोनों ने इस आइलैंड पे अपना क्लेम किया था। बाद में एक सर्वे करवाया गया कि कच्चातीवू जो है वो श्रीलंका में आता है, लेकिन सर्वे के रिजल्ट का विरोध किया गया इंडिया के ब्रिटिश डेलीगेशन ने, और कहा कि देखो, रामनद किंगडम के पास में ये आइलैंड था, तो इसलिए इंडिया के पास आना चाहिए। आजादी के बाद इस आइलैंड का कंट्रोल इंडिया के पास ही रहा। 1974 तक पूरा कंट्रोल इस आइलैंड का इंडिया के पास रहा। बट 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा गांधी की सरकार ने प्रयास स्टार्ट किए कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो मैरीटाइम बॉर्डर है उसे वंस फॉर ऑल सेटल डाउन किया जा सके, हमेशा के लिए सेटल डाउन किया जा सके। तो सेटलमेंट को ध्यान में रखते हुए एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, इंडो श्रीलंकन मैरीटाइम एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट में इंदिरा गांधी की सरकार ने कच्चातीवू आइलैंड श्रीलंका को दे दिया 1974 में। उस समय इंदिरा गांधी ने यह सोचा कि यहां पे कोई रहता तो है नहीं, वैसे भी सिर्फ एक चर्च तो है, बहुत छोटा आइलैंड है। अगर हमने ये आइलैंड श्रीलंका को दे दिया तो श्रीलंका के साथ हमारे जो संबंध है वो मजबूत हो जाएंगे, ऐसा उन्होंने सोचा था। लेकिन देखो, उस समय भी तमिलनाडु के जो लीडर्स हैं ना, उन्होंने विरोध किया था कि ये आइलैंड हमें नहीं देना चाहिए श्रीलंका को। लेकिन इंदिरा गांधी ने तमिलनाडु के लीडर्स की बात को नहीं माना।
देखो यहां पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है, 1974 में जो एग्रीमेंट साइन हुआ ना, जिसके तहत ये आइलैंड हमने श्रीलंका को दे दिया, एग्रीमेंट में ना एक बात ये भी बोली गई कि भारत के जो मछुआरे हैं ना, उनको आगे भी अलाउ किया जाएगा कच्चा तीवू आइलैंड को एक्सेस करने के लिए। मतलब वो कच्चा तीवू आइलैंड को एक्सेस कर सकेंगे आगे भी। लेकिन देखो इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये है, एग्रीमेंट में ये तो बोल दिया गया कि भारतीय मछुआरों को अलाउ किया जाएगा इस आइलैंड को एक्सेस करने के लिए, लेकिन ये नहीं क्लियर किया गया कि भारतीय मछुआरों को पहले की तरह इस आइलैंड के आसपास मछली पकड़ने की आजादी रहेगी या फिर नहीं रहेगी। इस बात को क्लैरिफाई नहीं किया गया। तो बाद में श्रीलंका ने इस चीज को इंटरप्रेट किया कि भारतीय मछुआरों को इजाजत है इस आइलैंड को एक्सेस करने की, मतलब वो यहां पे आके रेस्ट कर सकते हैं, मछली पकड़ने के जो जाल है उसे सुखा सकते हैं, और जो कैथोलिक चर्च है यहां पर उसको विजिट कर सकते हैं बिना वीजा के, लेकिन मछली नहीं पकड़ सकते। श्रीलंका ने यह इंटरप्रेट किया, आओ रेस्ट करो, अपने जाल को सुखाओ, लेकिन मछली मत पकड़ो इस एरिया के आसपास, इस आइलैंड के आसपास। इसके बाद क्या हुआ, 1976 में देखो उस समय इमरजेंसी लगी थी, तो दोनों देशों ने ना एक और एग्रीमेंट साइन किया। एग्रीमेंट में यह डिसाइड हुआ कि दोनों देशों के जो मछुआरे हैं एक दूसरे के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में नहीं जाएंगे मछली पकड़ने के लिए। कच्चा तीवू को लेके अनसर्टेनिटी और ज्यादा बढ़ गई, क्या भारतीय मछुआरे इस आइलैंड के आसपास जा सकते हैं, नहीं जा सकते। 1974 का यानी पिछला जो एग्रीमेंट था उसमें तो बोला गया था भारतीय मछुआरे इस आइलैंड को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन मछली पकड़ने को लेके कोई क्लैरिटी नहीं है। फिर उसके बाद तो देखो युद्ध स्टार्ट हो गया, श्रीलंका में सिविल वार स्टार्ट हो गया। 1983 से लेके 2009 के बीच में श्रीलंका में सिविल वार चलता रहा, और सिविल वार के कारण श्रीलंका भूल सा गया इस आइलैंड को। भारतीय मछुआरे इस आइलैंड के आसपास जाते रहे मछली पकड़ने के लिए, ज्यादा विरोध नहीं हुआ, क्योंकि श्रीलंका की जो नेवी थी वो ज्यादा ऑक्युपाइड थी। LTTE यानी तमिल माइनॉरिटीज के लिए अलग से देश की मांग करने वाले जो मिलिटेंट्स थे ना, इंसर्जेंट्स थे, उनको ठिकाने लगाने में ज्यादा ऑक्युपाइड थी श्रीलंका की नेवी। तो वो ध्यान ही नहीं दे रही थी कि भारतीय मछुआरे इस आइलैंड के आसपास आ रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं। लेकिन देखो जैसे ही सिविल वार खत्म हुआ ना श्रीलंका में, उसके बाद श्रीलंका की नेवी फ्री हो गई, तो वो उन्होंने फिर ध्यान दिया कि कच्चा तीवू पे तो भारतीय मछुआरे आते हैं, आसपास मछली पकड़ते हैं, वो ट्रॉलर्स का इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से ओवर फिशिंग वो करते हैं, मतलब इतनी ज्यादा मछली पकड़ लेते हैं कि जो सस्टेनेबल नहीं है, मछलियां टोटली खत्म हो जाएंगी हमेशा के लिए। इस प्रकार से भारतीय मछुआरे मछली पकड़ते हैं, वो बल्कि श्रीलंकन बोट्स, श्रीलंकन नेट्स उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो श्रीलंका की नेवी ने ना 2009 के बाद भारतीय मछुआरों को पकड़ना स्टार्ट कर दिया, उनको अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, उनकी बोट्स को सीज करना स्टार्ट कर दिया, जब्त करना स्टार्ट कर दिया। कस्टोडियल डेथ, कस्टोडियल टॉर्चर की भी खबरें आई कि श्रीलंका की नेवी भारतीय मछुआरों को पकड़ रही है जो कच्चा तीवू आइलैंड के पास जाते हैं, उनको टॉर्चर किया जाता है, उनको उनकी बोट नहीं लौटाई जाती है। तो जब भी ऐसा कोई घटना होती है ना, इंसिडेंट होती है कि भारतीय मछुआरों की बोट को पकड़ लिया श्रीलंका की नेवी ने, उसी समय तमिलनाडु के लीडर से यह मांग उठती है कि भारत सरकार श्रीलंका से कच्चा तीवू आइलैंड वापस मांगे। क्यों दिया था हमने उनको कच्चा तीवू आइलैंड। तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में यह इशू इतना ज्यादा बड़ा है कि 2008 में उस समय AIADMK की जो सुप्रीमो थी लेट जयललिता, इन्होंने ना कोर्ट में एक पिटीशन फाइल कर दी कि भारत सरकार ने जो कच्चा तीवू आइलैंड दिया है श्रीलंका को बिना संविधान को अमेंड किए, बिना तमिलनाडु स्टेट असेंबली से कंसेंट लिए, ये गलत है, ये संविधान का उल्लंघन है। मामला कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला कि देखो ये आइलैंड कभी इंडिया का था ही नहीं, डिस्प्यूटेड आइलैंड था, तो संविधान को अमेंड करने का सवाल ही नहीं उठता। संविधान को अमेंड करने की आवश्यकता तब पड़ती है जब कोई हम इंडिया का पार्ट किसी दूसरे को देते। हमने जो कच्चा तीवू आइलैंड श्रीलंका को दिया है ये कभी हमारा पार्ट था ही नहीं, ये डिस्प्यूटेड था, ऐसा भारत सरकार ने कोर्ट में बोला। इवन भारत सरकार ने यह भी बोला कि देखो इंटरनेशनल एग्रीमेंट के तहत ये आइलैंड हमने श्रीलंका को दिया है और अब वापस लाना पॉसिबल नहीं है। वापस लाना देखो अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स तो होती रहेगी तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में इस इशू पर, ताकि ज्यादा से ज्यादा वोट्स हासिल किए जा सकें। अब लास्ट में क्वेश्चंस देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, एक तो देखो एड से रिलेटेड और दूसरा कच्चा तीवू आइलैंड से संबंधित। दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं 250 वर्ड्स में, और pwonlyas.com पे जाके आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो।
तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कैसे लगी आपको डिस्कशन, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप बढ़िया से पढ़िए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।